हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक को। लार्ज कैप कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। वंस आई चेक एसबीआई, सॉरी, हाँ, तो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक। देन आते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,53,000 करोड़ के आसपास में है और करेंट मार्केट प्राइस 1651, और जो हाई बनाया था कंपनी वो 1758 का था। बुक वैल्यू आपका 502 का है और स्टॉक पी 19.3 का है। और हम लोग आते हैं आरओसी पे तो 6.12% है, आरओई 70% और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे -50% है, -25.5% है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे कि वह कंपनी पे डेप्ट है, अगेन ये बैंक है तो इस पे हम लोग डेप्ट नहीं देखते हैं। और आते हैं इंडस्ट्री पी 30 पर है, बैलेंस शीट इसका 24,66,000 करोड़ का है और सेल ग्रोथ 5 ईयर में 50% है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर का 20% है, आर ओ ई 5 ईयर का 6.5 और आर ओ सी 6.55 और आर ओ ई 16.5। तो एवरेज के ही हिसाब से अपना साल का दे रहा है, तो सच कोई इसमें डाउनग्रेड नहीं है। कंपनी शुरू से आर ओ सी 5 लास्ट 5 ईयर से 6 पॉइंट समथिंग के आसपास में आर ओ सी दे रहा है, आर ओ ई भी 70% के आसपास में दे रहा है, 70। तो हम लोग आते हैं और प्राइस पे, तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग चेक करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम लोग देखें तो कंपनी कंटिन्यूअस ग्रो की है। 2020 के सितंबर क्वार्टर में जो 30,000 करोड़ के आसपास में इसका रेवेन्यू था, वो सितंबर 2023 में 67,000 हो गया, मतलब मोर देन डबल। इसको नोट करिएगा, मोर देन डबल। और जो प्रॉफिट 4,100 करोड़ की थी वो 9,000 करोड़ हो गया, इसका मतलब ये भी मोर देन डबल, सॉरी। और अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 करोड़ एंड 2020 में और 2023 सितंबर क्वार्टर में 16,000 करोड़ के आसपास में, सॉरी 19,000 करोड़ के आसपास में। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी मोर देन डबल हो चुका है, 7,500 करोड़ और इधर है आपका 16,000 करोड़, तो मोर देन डबल इसका प्रॉफिट हो चुका है लास्ट 2 ईयर में। अगेन हम लोग आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो हाईएस्ट एवर है आपका। अगर हम लोग चेक करें तो 2020 में जो आपका इसका जो रेवेन्यू 1,14,813 करोड़ था, वो इंक्रीज होकर 2,04,000 करोड़ हो चुका है। और जो प्रॉफिट 14,500 करोड़ था वो मोर देन डबल हो चुका है, 13,500 या 6,700 के आसपास में। इधर आते हैं नेट प्रॉफिट भी इसका मोर देन डबल हो चुका है, मतलब इस कंपनी में देखें तो लास्ट 3 ईयर में सब चीज डबल हो चुका है। बोलने का एक अगर हम लोग सार निकालें तो मैक्सिमम चीज इसमें डबल हो चुका है, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, कुछ चीजें जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है और जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो मोर देन डबल हो चुका है। जो नेट एनपीए है वो भी कम है, ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, 0.35 सिर्फ 35%। और यहाँ पे हम लोग ऊपर देखे थे कि प्रमोटर होल्डिंग -15%, -25.5% है, मतलब प्रमोटर जीरो, प्रमोटर होल्डिंग जीरो, मतलब प्रमोटर इसमें कोई नहीं है। तो अगर हम लोग आते हैं इन्वेस्टर पे और चेक करते हैं तो प्रमोटर जो है वो सेल कर चुके हैं। और प्रमोटर कौन था इसका? एचडीएफसी। तो दोनों में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने के बाद जिसका प्रमोटर था वो सेल कर चुका है। अगर हम लोग एफआईआई में देखें तो एफआईआई में 52% है और सबके पास थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी इस कंपनी की है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उसके पास 2.2 है। और देन हम लोग आते हैं डीआईआई में तो निफ्टी निफ्टी 50 ईटीएफ है, लाइफ एलआईसी है और बहुत सारी कंपनी जिसके पास थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी इस कंपनी का है। तो मैं बेसिकली ये जो पिछले वीडियो था मेरा आरबीएल बैंक का, उसी के हिसाब से ये भी एक इंस्टीट्यूशन ड्रिवन कंपनी हो गया है। पहले भी ये एफआईआई के पास था, इसका जो प्रमोटर था एचडीएफसी, वो भी एक फॉरेन प्लेयर था और अभी भी ये मैक्सिमम फॉरेन प्लेयर के ही पास है। जो इंस्टीट्यूशन होता है या
फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनके पास है। पब्लिक में अगर आए तो पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं है, 17.3% पब्लिक के पास हिस्सेदारी है। तो एक बात नोटिस करिएगा, प्रमोटर जीरो होने के बाद भी कंपनी के पास पब्लिक के कंपनी का जो पब्लिक होल्डिंग है वो मात्र 70% है, 70.3%, जो काफी अच्छा माना जाता है। नहीं तो अगर प्रमोटर नहीं रहेंगे तो हम लोग सोच सकते हैं कि 50% 40% होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 70.3% है। अगर हम लोग इसमें चार्ट पे देखें तो चार्ट पे ऐसे 3 ईयर से कुछ नहीं हुआ है। 3 ईयर से इस पे 2000 होल्ड अ सेकेंड 2021 से लेके दिसंबर 2023, तो 1000 डे मतलब, हाँ ठीक है, 200 दिन और बाकी है, 200 दिन और बाकी है। देन हम लोग मान सकते हैं कि 3 ईयर होगा, इसमें कुछ नहीं हुआ इस कंपनी में। अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए और यहाँ से देखें तो यहाँ अप्रोक्स 3 ईयर हो चुका है, कंपनी मात्र 6% का रिटर्न दी है, या वो भी नहीं दिया है मान सकते हैं हम लोग। अगर कुछ दिन बैक आते हैं, नवंबर टू नवंबर पे चेक करते हैं, तो ऐसा 3 ईयर में कंपनी कोई ग्रोथ स्टॉक प्राइस में नहीं आया। जबकि अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो वो डबल हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 3 ईयर में ये स्टॉक प्राइस डबल हो चुका है। और अगर हम लोग ईपीएस ग्रोथ चेक करते हैं, इधर आपका रहा ईपीएस ग्रोथ, ईपीएस तो 2020 में या 21 में 56 था और अभी 86 है। तो एक सेकेंड के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि ईपीएस ग्रोथ कितना आया इसमें। 53% के आसपास में ईपीएस ग्रोथ आया अर्निंग पर शेयर। तो अगर हम लोग चेक करें तो ईपीएस डायरेक्ट लिंक होता है स्टॉक प्राइस से कहीं ना कहीं। जब तक नोट करिएगा, जब तक ईपीएस में ग्रोथ ना आए तब तक कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो कोई सा भी कंपनी हो। तो जब 50% ईपीएस में ग्रोथ हो, उसके बाद भी स्टॉक प्राइस 3 ईयर से कोई मूवमेंट ना दिया हो, एक रेंज में हो, और इतनी बड़ी कंपनी हो जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बैंक, तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि, या मान सकते हैं क्या होगा ही, 50% अपसाइड हम लोग लेके चलेंगे एचडीएफसी बैंक में। जैसे कि हम लोग आईसीआईसीआई में एक्सेस में चेक करते हैं एक बार। एक्सिस बैंक तो ये 2020 से 50% का ग्रोथ दे चुका है, और हम बहुत पहले इस पे एक टेक्निकल बनाए थे, वो टेक्निकल टारगेट भी हिट हो रहा है। 2021 के आसपास में एक पैटर्न बना था, वो भी ब्रेकआउट होके टारगेट के आसपास है। और अगर हम लोग चेक करें तो 2021 से आपका ये 50% का गेन दे चुका है। एक बार हम लोग इसमें इसका ईपीएस एक्सिस का चेक कर लेते हैं, क्या है ईपीएस का कहानी। 14 के आसपास है इसका। और अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाए तो जो 2020 में 23 था वो 42 हो चुका है ईपीएस। तो अगर हम लोग चेक करते हैं 42 माइनस में 23, तो 19 डिवाइडेड बाई 42, तो 45% के आसपास में ईपीएस ग्रोथ है, और स्टॉक प्राइस 50% के आसपास में ऊपर गया है, 50% ऊपर गया। तो सेम चीज रिपीटेड होंगी एचडीएफसी बैंक में। अब लोग बोल सकते हैं कि एक्सिस चल गया सर और एचडीएफसी बैंक नहीं चला, कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है। कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट काम ही ऐसे करता है कि कभी कभी कोई स्टॉक जल्दी चल जाते हैं, कोई कोई स्टॉक रह जाते हैं। ऑपरेटर के पास इतना पैसा होता नहीं है कि एक साथ सारे मार्केट को ऊपर ले जाए। तो एक ग्रुप ऑफ कंपनी या एक कंपनी को वो ऊपर ले जाते हैं, फिर वहां से प्रॉफिट बुक करके फिर दूसरी कंपनी को बाय करते हैं। इसी तरह चलता रहता है। तो एचडीएफसी हम लोग एक बार देखते हैं, एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंट मार्केट प्राइस से 50% भी ऊपर ले ले, जो ईपीएस ग्रोथ में साफ साफ दिख रहा है, हम आपको एग्जांपल भी दिखा दें कि जब तक ईपीएस इंक्रीज होता है तभी स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। कल आप वीडियो चेक करिएगा आरपीएल का, तो उसमें भी हम यही बताए थे, ईपीएस दिखा रहे थे आपको। तो ईपीएस गड़बड़ाया तो आपका स्टॉक प्राइस नीचे आया, अब ईपीएस सही हो रहा है उसका तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा।
HDFC बैंक। तो इधर 18 का पी पे HDFC है, वो भी 17 के पी पे था। और एक चीज हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये लाइफ टाइम का चार्ट है इसका 2005 से। अगर हम लोग इसका हिस्ट्री, इस कंपनी का हिस्ट्री पी पे जाए कि ये कंपनी किस पी पे ट्रेड करती है, क्या करती है, कहाँ इसका पी सपोर्ट होता है, तो हम लोग देखें तो ये 2009 के आसपास का जो लो था मार्केट क्रैश होने के बाद, उस पी पे मिल रहा है 70 के आसपास का पी था, जो अभी रिसेंटली 70 किया था। और अभी 18.5 का है, जो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इसका जो मीडियन पी था 16.7। फुल हिस्ट्री का अगर हम लोग 10 ईयर का बात करें तो 25, 5 ईयर का बात करें तो 23, 3 ईयर का बात करें तो 21। लेकिन हम लोग मैक्सिमम का देखेंगे क्योंकि कंपनी और प्राइस दोनों लॉन्गर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। तो इधर हम लोग देखें 70 के आसपास में इसका मीडियन पी है 26.9। माइनस में अभी क्या चल रहा है इसका पी 18.5। 8.4 का डिफरेंस है डिवाइडेड बाई 18.5। तो 45% इसमें आपका पी का भी अप्राइज होता है। तो जब 85% पी का अप्राइज है तो स्टॉक प्राइस भी पी का जो अप्राइज है वो 45% है। तो जब पी का 45% अपसाइड हमको दिख रहा है, जब ये बस मीडियम पे आएगा, जो ये ब्लैक डॉटेड लाइन है, वहां तक आने के लिए पी को 45% इंक्रीज होना होगा। तो इसका फाइनेंशियल देख के हम लोग को लगता नहीं है कि ये इसका जो पी का राइट है वो इसके वजह से आएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसका रिजल्ट खराब नहीं होने वाला है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे एक भी ऐसा ईयर नहीं, एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं गया हो जो इसमें इसका कम रेवेन्यू और प्रॉफिट आया हो इस कंपनी में। अगर हम लोग तो 45% मान मान 45% लेते हैं हम लोग पी के साइड से, और 55% लेते हैं ईपीएस के ग्रोथ पे। तो 10% का ऊपर नीचे है दोनों पे, लेकिन टेक्निकल टारगेट मोर देन 45% होगा, ये फिक्स है। और अगर हम लोग थोड़ा सोचे और थोड़ा विस्डम रखें तो इसको चलने में मान के चलते एक ईयर भी आता है, तो 1 ईयर में फिर यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट है और इसका नेट प्रॉफिट वो भी इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज होगा तो इसका जो फर्दर पी है वो भी डिक्रीज होगा, और जो अभी का मीडियन पी है वो भी डिक्रीज वो इतना ही रहेगा। लेकिन फर्दर पी कम होने के वजह से जो हम लोग का 45% स्टॉक पी का जो ग्रोथ है मीडियन पे आने का, वो भी फुलफिल होके 55 के आसपास में आ जाएगा। तो एक नेट टू नेट बात है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस 55% ऊपर जाने वाला है। तो देखिए थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, समझना पड़ेगा। अगर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये बहुत कम है, इतना इतना ये सब कुछ नहीं है मार्केट के लिए। छोटा मोटा कैलकुलेशन बस है, स्टॉक का पी का हम चेक किए, ईपीएस ग्रोथ का परसेंटेज निकाले, और मीडियन पी से स्टॉक का पी को चेक किए और परसेंटेज अपसाइड निकाले, और फाइनेंशियल देखिए, नेट एनपी देखे, बस यही सब देखे और कुछ नहीं। तो अगर हम लोग स्टॉक प्राइस लेते हैं 50% ऊपर अभी से, हाँ 1475 का ये टारगेट अभी से ऊपर जाता है 50% के आसपास में, तो इसको आने में कितना समय लगेगा। तो ये बात है कि इसको आने में कितना समय लगेगा। अगर 5 साल लगता है तो ये स्टॉक बर्बाद है, फिर क्या ही इसमें पैसा लगाया। तो एक बार एक्सिस को चेक कर लेते हैं हम लोग कि एक्सिस को कितना लगा। 2021 से एक्सिस को लगा 2 ईयर, एक्सिस को लगा कितना 2 ईयर। तो ये आपको 3 ईयर में लगा। बट अगर हम लोग 2 ईयर पास करते तो ये जो आपका यहाँ पे अभी हम लोग का स्टॉक प्राइस, अगर हम लोग चेक करें HDFC को, एक सेकेंड एक और खोलते हैं हम, थोड़ा सर्दी हो गया, तबीयत सही नहीं है। तो हम लोग इधर देखें तो ये ऊपर जा रही है कंपनी, जैसे यहाँ पे ये जो स्टॉक प्राइस है ये ऊपर जाना यहाँ पे स्टार्ट किया था इस रेंज में, इस रेंज में जो ऊपर जाना स्टार्ट किया था, इसमें भी यहीं पर ये ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो कितना दिन लगा इसमें है,
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 500 डेज लगा, मतलब मान सकते हैं 1 ईयर 4 मंथ्स के आसपास या 3 मंथ्स के आसपास में ये ऊपर गया 55% का गेन। तो अगर हम लोग इसको 1.5 ईयर तक रखते हैं तो मोर देन 30% का रिटर्न हम लोग का पर ईयर के आसपास बनेगा। अगर जैसा कि अभी मार्केट में बुल रन है और HDFC ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बैंक निफ्टी आपका लाइफ टाइम हाई बना रहा हो और निफ्टी हाँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना रहा हो और HDFC बैंक जो है वो डाउन चल रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका हम लोग फाइनेंशियल देखें या कुछ भी देखें तो ये अलाउ ही नहीं करता HDFC बैंक बॉटम पे रहे 3 साल पहले वाले प्राइस पर और बैंक निफ्टी और निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाए। तो ये बुल अगर हम मेरे नज़र से देखें तो एक्सिस और ICICI बैंक जो भी ऊपर जा चुका है उसको थोड़ा होल्ड किया जाएगा या उसको एक रेंज में बना के उसको रखा जाएगा कंपनी को, एक्सिस और SCI को, और HDFC को क्या किया जाएगा, ऊपर लेके जाया जाएगा। ऊपर कितना 50% के आसपास में HDFC को 1 साल के अंदर में ऊपर जाएगा ये कंपनी। ये मेरा व्यू है और इस व्यू पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको कुछ समझना है, वीडियो को 2-3 बार चेक करना है क्या बोले। कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो चुकी है लेकिन ठीक से बताया है, जितना हमको सही लगा कि बताना चाहिए। और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो सब हम कवर कर दिए। इसका बैलेंस शीट पे इंक्रीजिंग बैलेंस शीट है, इसका बोरोइंग हम लोग चेक नहीं करते हैं NBFC में और बैंकिंग सेक्टर में। तो 50% इसका टारगेट 1.5 ईयर में, या बहुत हो गया 1.5 ईयर। आई नो कि एक ईयर के अंदर में इतना प्रॉफिट आ जाना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें स्टार्ट होती है चलना तो रुकती नहीं। अगर हम लोग पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इसका देखें तो सेम सिचुएशन यहाँ भी बना था इस कंपनी में, इस साइड भी सेम सिचुएशन बना था। तो यहाँ से 50% ग्रोथ आने में इसको 420 डेज लगे। तो वही आपका 1 ईयर के आसपास में ये कंपनी जब चलना चाहती है तो फिर रुकती नहीं। जैसे यहाँ हम लोग देखें तो ये 1-2 साल के लिए होल्ड में था, फिर एक अपसाइड, फिर ये एक होल्ड, फिर अपसाइड, फिर यहाँ पे होल्ड अपसाइड, फिर इधर यहाँ से तो ये जा ही रहा था, फिर क्रैश होल्ड, और अभी तक होल्ड जा रहा है। और एक अपसाइड 50% का हम लोग को दिखने वाला है। एक इधर भी हम लोग देख सकते हैं एक पूरा एक रेंज, देन फिर ब्रेकआउट, ये 2008 का। तो हम लोग 50% का गेन यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं। और मेरे पास भी ये स्टॉक है, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा मेरे तरफ से कि आप बाई या सेल करें। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करिए। मैं रोज एक वीडियो लाता रहूँगा जिसमें मेरा पर्पस रहेगा बस आपको समझाने का कि मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। थैंक्स।